नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय दीक्षित और आज आरंभ में आपसे एक बात कहनी है। हम जयपुर डायलॉग्स चला रहे हैं और पहले दिन से हम ये कह रहे हैं कि हम भारत के लिए एक नया नैरेटिव बनाना चाहते हैं। और नया नैरेटिव क्या, बेसिकली जो हमारा बेसिक नैरेटिव है उसको इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। जब नैरेटिव नहीं होता है तो क्या होता है ये आपने देख लिया। यदि आप सच को स्थापित नहीं कर सकते तो फिर ध्रुव राठी जैसे झूठे जो हैं उनका नैरेटिव चलता है और वो क्या करता है वो आपने चुनाव में देख लिया। इसलिए जो हमारी नैरेटिव बिल्डिंग एक्सरसाइज है, जो हमारा राष्ट्रीय नैरेटिव फंड है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, हिंदू नैरेटिव फंड को स्ट्रेंथन करने के लिए कृपया हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स को ज्वाइन करें और ऊपर दिख रहे QR को स्कैन करें। कल मैंने आपको बताया था कि शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो पार्टी अध्यक्ष बनने की दौड़ में सबसे आगे हैं, लेकिन इस पूरे मामले में ऐसा बताया जाता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एंट्री हुई है और राष्ट्रीय सेवक संघ की जो दो मुख्य डिमांड थी उनको माना गया है और उनको ये माना गया है कि भाई संगठन का काम जो है वो उनके विश्वस्त व्यक्ति को दिया जाएगा, एक बात। और दूसरी बात ये कि अमित शाह का जो रोल है संगठन में उसको कम किया जाएगा और या फिर उसको समाप्त किया जाएगा। एक सर्वशक्तिमान और सर्वाधिकार संपन्न अध्यक्ष की मांग है और ये इसलिए है क्योंकि जब परिणाम आ गए, विशेषकर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में, और जब ये जानकारी हो गई अच्छी तरह से कि नड्डा जी के कारण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पूरी तरह से किनारा कर लिया था और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने वस्तुतः उनका जो OTC होता है तो वो लेवल 2 की जो OTC होती है उसका उन्होंने अभ्यास वर्ग जो फाइनल उसका होता है वो उस समय पर रख लिया और अधिकतर जो मुख्य कार्यकर्ता और जो मुख्य प्रचारक इत्यादि जो होते हैं, जो सारा कार्य देखते हैं, वो प्रचारक इत्यादि जो थे वो सारे के सारे नागपुर में 1 महीने तक व्यस्त थे। उन्होंने कतई कोई काम जो है वो इलेक्शन में नहीं किया और वो इसलिए क्योंकि उनकी अनदेखी की जा रही थी। तो अब नड्डा जी जो हैं उनके ऊपर ये सारा का सारा ठीकरा फोड़ा जा रहा है। यद्यपि मैं नहीं मानता कि जिस प्रकार के व्यक्ति, जिस प्रकार का व्यक्तित्व नड्डा जी का है तो वो मेरे ख्याल से तो 2 कदम भी नहीं चलते होंगे बगैर पूछे। दूसरी बात, नड्डा जी की अब और बातें भी सामने आ रही हैं। बताते हैं कि वो ऑफिस में आते ही नहीं थे, बताते हैं कि वो सारा काम अपने घर से ही करते थे। अब ये बातें जो हैं अब क्यों सामने आ रही हैं, पहले क्यों नहीं सामने आ रही थी? अरे भाई, ये इनको तो 5 वर्ष लगभग हुए जा रहे हैं इनको अध्यक्ष बने हुए, तो ये सारा जो कुछ चल रहा है वो तो चलता ही था। हालांकि हम सभी जानते थे और लगातार इनकी आलोचना हम लोग भी करते रहते थे कि कैसा नाकारा अध्यक्ष है जो अपने कार्यकर्ताओं के साथ नहीं खड़ा हो सकता। मैं निश्चित रूप से मानता हूँ कि जिस प्रकार की घटनाएं बंगाल में हुई थी ना, तो उसने यदि शिवराज सिंह जैसा अध्यक्ष होता या आपका देवेंद्र फडणवीस जैसा अध्यक्ष होता ना, तो वो उनके साथ जाके वहाँ बैठ जाता, वो लाठी गोली खाने के लिए भी तत्पर होता। वो नड्डा जी की तरह शपथ लेके वापस नहीं आ जाता। बंद कमरे में शपथ ली थी उन्होंने। तो देवेंद्र फडणवीस के बारे में ये बताया जा रहा है कि जिस समय देवेंद्र फडणवीस ने जो वो बयान दिया, उसके जस्ट पहले वो जो बयान दिया कि मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूँ, उससे पहले कुछ बातचीत हो चुकी थी, ऊपर भी बातचीत हो चुकी थी और ऊपर सारी बातचीत होने के बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो प्रमुख लोग थे वे गए हैं फडणवीस जी के पास, और नागपुर में ही थे। और उसी समय, बिल्कुल उसी समय नड्डा जी के घर पर भी दिल्ली के जो प्रमुख वहाँ पर संघ के अधिकारी हैं वो वहाँ गए। एक ही समय पर संघ के अधिकारी नड्डा जी के और फडणवीस के साथ उपस्थित थे और वहाँ पर ये बताते हैं कि दोनों को ये कन्वे किया गया कि इस प्रकार का है। और उसके बाद फिर देवेंद्र फडणवीस ने आगे बढ़ के ये बयान दिया ऊपर से बातचीत करने के बाद। तो ये सूचना है। अब ये सूचना जो है हमारी विश्वस्त सूत्रों से ही है, तो कल भी विश्वस्त सूत्र तो कल तो खैर ओपन में चल रहा था कि शिवराज सिंह चौहान बनने वाले हैं, उनको बुला लिया गया है।
ये तो जो बीजेपी के हैंडल हैं वही बता रहे थे। तो अब लेटेस्ट जो सूचना आई है वो ये है जो मैंने आपके सामने रख दी। उसके अतिरिक्त जो और भी जो रोचक प्रसंग चल रहे हैं वो ये है कि भाई एनडीए और टीडीपी का, बल्कि ये कह सकते हैं कि बीजेपी और टीडीपी का और बीजेपी और जेडीयू का जो नेगोशिएशन है वो फाइनल हो गया है। और जो टीडीपी के साथ नेगोशिएशन हुआ है वो मुख्यतः फाइनेंशियल पैकेज का है। साथ में उनको एक कैबिनेट मिनिस्टर और 2 MOS ये तय हुआ है। और वो कतई उनकी बिल्कुल टोटल पसंद का भी नहीं होगा। यानी कि यदि आप सोचें कि उनको कोई भी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्री या जो हमारी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है उससे रिलेटेड कोई भी मिनिस्ट्री नहीं मिलेगी, यदि और इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्री भी नहीं मिलेगी। उसके अतिरिक्त जो है वो बहुत मिल सकता है। और सबसे ज़्यादा स्टॉक इस समय हाई है यदि, तो वो है चिराग पासवान का। और चिराग पासवान तो ना वो मांग भी नहीं रहे हैं, उनको तो मांगने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, उनको तो बहुत कुछ अच्छा ही मिलेगा। कम से कम वो जो उनके पिताजी का जो विभाग होता था वो तो मिलना ही मिलना है। बात करें जेडीयू की, तो जेडीयू जो है वो मौज में है, सही पूछे तो। अभी आप जिस तरह से देख रहे हैं ना, तो नीतीश जी इस समय ज़िंदगी का मज़ा ले रहे हैं। और नीतीश जी को पता है कि भैया असली चीज़ तो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी है, और चीफ मिनिस्टर की कुर्सी हमारे पास जो है बिना लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी और बिना भाजपा के नहीं आ सकती। आप यदि बिहार के नतीजों का भी विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे कि गंगा के उत्तर में तो सीमांचल की आप 3-4 सीटें छोड़ दीजिए, 2 उसमें आपके कांग्रेस की है, एक उसमें शायद तारिक अनवर की कटिहार वाली है, और दो कांग्रेस की है, एक आरजेडी की है वहाँ पे। और उसके अतिरिक्त पूरा का पूरा जो है वो स्वीप है। यानी तीनों ने मिल के आप जैसे ही पूर्णिया से चलेंगे पश्चिम की ओर, तो सारी की सारी जो लोकसभा की सीटें हैं गंगा के उत्तर में वो पूरी स्वीप है, कंप्लीट। सेटबैक कहाँ मिला है? उस सेटबैक वहाँ मिला है जो उत्तर प्रदेश से लगता हुआ भाग है, उसमें उत्तर प्रदेश से लगता हुआ गंगा के दक्षिणी भाग में, यानी जो पटना रीजन कहलाता है, उस पटना रीजन में वहाँ पे झटका लगा है, जहाँ आखिरी राउंड की जो 8 सीटें थी उस 8 सीटों में से 6 सीट हार गए। यानी आरा, बक्सर, सासाराम और पाटलिपुत्र जैसी सीटें बीजेपी हार गई। और जहानाबाद पहले से लग रहा था, बोला तो ही था हमने, जहानाबाद हार गई। और साथ में काराकट हार गई, वो पवन सिंह जो है वो ले डूबे। और जो यहाँ के कोरी कुशवाहा मिनिस्टर जो बना रखे हैं बड़े बड़े, वो कुछ नहीं कर पाए। तो ओवरऑल ये लग रहा है कि क्योंकि वहाँ पर गणित अधिक चलती है, अंक गणित ही अधिक चलती है, जातियों की अंक गणित से ही सब कुछ होता है। पिछली बार जो है वो आपके चिराग पासवान के बाहर होने से बहुत नुकसान हुआ जेडीयू को, और उससे जो है वो पूरा इनका जो ओवरऑल इक्वेशन था उसको भी नुकसान हुआ। अब देख रहे हैं आपकी 12-12 सीटें आ गई हैं दोनों की, और यानी कि जेडीयू की और बीजेपी की, तो यहाँ पे तो इनकी बराबरी हो गई। तो 12-12, 5 और 1 जीतन राम मांझी, तो ये 30 सीटें आई हैं, पिछली बार से 9 कम हैं। इससे झटका तो है, लेकिन विधानसभा में यदि यही कॉम्बिनेशन बना रहा और इसी कॉम्बिनेशन के साथ ये चुनाव लड़ते हैं, तो इसी अनुपात में सीटें आप देख सकते हैं। यानी कि आप ये जानिए कि 25 × 6, 150 सीटें कहीं नहीं गई हैं इनकी। तो इसलिए नीतीश जी जो है वो मस्त हैं कि यहाँ समर्थन दिए रहेंगे, वहाँ मुख्यमंत्री बने रहेंगे। भाग्य में लिखा के आए हैं कि कुछ भी हो जाए मुख्यमंत्री तो वही बने रहेंगे।
और 303 सीटें वैसे भी हो गई हैं। अब 303 सीटें कौन सी हुई हैं देखिए, 3 तो निर्दलीय आ गए हैं, 4 जो हैं वो YSR वाले जो हैं उन्होंने कह दिया है कि भाई हम समर्थन देंगे, इशू बेस्ड हम समर्थन आपको देते रहेंगे। तो एक तो ये 7 ये हो गए। उसके अलावा 2 नॉर्थ ईस्ट के छोटे दल हैं वो साथ में आ गए, SKM साथ में आ गया। तो ये कुल मिला के 10 तो ऑलरेडी जुगाड़ हो चुका है और बाकी आगे चल के इनकी शिवसेना से भी बात चल रही है। शिवसेना जो है वो अपने आप को सहज नहीं महसूस कर पा रही है क्योंकि कांग्रेस से उनकी सीटें कम आई हैं और यदि इसी फॉर्मूले के साथ वो जाते हैं विधानसभा इलेक्शन में, कांग्रेस से उनकी सीटें कम रहती हैं तो पता है उनको उनकी क्या स्थिति होने वाली है। और वहाँ पे तो उनको कोई नखरे भी पालने वाला नहीं मिलेगा, यहाँ उनके तो नखरे पालने वाले भी बहुत मिल जाते हैं। तो सीन ये है कि बीजेपी को एक नया अध्यक्ष मिलने वाला है जो भगवा का अपमान तो नहीं करेगा, जो कार्यकर्ताओं का अपमान नहीं करेगा, जो RSS को ये नहीं कहेगा कि भाई हमें RSS की आवश्यकता नहीं है, और जो काशी मथुरा के ऊपर बेकार की बातें नहीं करेगा। ऐसा अध्यक्ष उनको एक मिलने वाला है और साथ में 303 उनकी सीटें हो गई। और साथ में एक बड़ी बात और भी है, इंडी की भिंडी जो चल रही थी उस इंडी की भिंडी में पलीता लग गया है और आम आदमी पार्टी ने ये घोषणा कर दी है कि वो दिल्ली का चुनाव अलग से लड़ेंगे। तो अब दिल्ली का चुनाव यदि अलग से लड़ेंगे तो भाई वो इंडी में कहाँ रहेंगे। तो उनकी जो 232 थी वो 3 कम कर दीजिए, उसमें से 229 हो गई। और अभी और भी देखिए, आगे आगे देखिए होता है क्या।